सभी को नमस्कार। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अर्धवार्षिक पेपर हल, गणित विषय। और गणित विषय में भी कौन सी क्लास का है ये? कक्षा 9th का है। ये कक्षा 9th का पेपर हल है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थियों को परेशानी रहती है, पेपर हल करने की बोलते हैं तो उनको कोई बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर उनको नहीं मिलते हैं, आसानी से ढूंढने में दिक्कत रहती है। तो अपन इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, पेपर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर सारे प्रश्न हल करेंगे। तो जो अर्धवार्षिक पेपर हल है ये कौन से सत्र का है? 2024-25 का है ना? तो 24-25 वाला है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक आपके एग्जाम में कुल 45 प्रश्न है। कितने प्रश्न है इसके अंदर? 45 प्रश्न है। तो अपन प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है √5 1 है। क्या कह रहा है ये? √5 1 है। अब आपके ऑप्शन में यह नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन में आपको क्या पूछ रहा है? √5 1 है, प्राकृत संख्या, फिर कह रहा आपके परिमेय संख्या, फिर कह रहा कि अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो √5 देखो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और ये रूट में है तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपन किसको बोलते हैं? ऐसे संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। तो √5 क्या है? इसको क्या अपन परिमेय संख्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो √5 का मान देखो आप, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको अपन क्या कर सकते हैं? रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। कि क्या होगा? सी। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके x² -9 का हल है। x² -9 का हल है। तो x² -9, तो अब इसको अपन सरल करेंगे और फिर इसको उत्तर निकालते हैं। देखो x², इसको ऐसे रहने दो, -9, इसका हल करना है। तो अपने को पता है x² को तो x² रहने दो, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो अपन 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको माने a और इसको माने b, तो ये क्या बन रहा है अपने पास? a² - b²। क्या बन रहा है? a² - b²। और अपन ने प्रश्नावली 2 के अंदर पढ़ रखा है, बहुपद के अंदर a² - b² क्या होता है? a - b a + b, या फिर आप a + b a - b दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। पहले प्लस लिख सकते हैं, बाद में माइनस लिख सकते हैं, आगे पीछे आप कर सकते हैं इसको। तो ये होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? x, और b का मान कितना है? 3। तो ये हो रहा है a² - b², यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x + 3, a + b मतलब x + 3, a - b मतलब x - 3। तो इसका आंसर क्या होगा? x + 3 x - 3। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये आपके ए में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। क्या था? x² - 9 का हल है। तो x² - 9, x² को x² रहने दिया, 9 का क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अपने को पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको माने a और इसको माने b, तो ये बन रहा है a² - b²। और जब a² - b² हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं? a + b a - b। तो यहाँ पर a + b, a का मान x है तो x, b का मान 3 है तो 3, तो x + 3 x - 3 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि अपने पहले ऑप्शन में है पेपर के। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से 2 चर में
दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। तो दो चर में रैखिक समीकरण कौन सा है उसके लिए अपन करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दो चर किसको देखो, चर किसको बोलते हैं? जिसमें ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर राशि। तो आपके यहाँ जो समीकरण दे रखे हैं उन समीकरण में देखो कि दो चर किस में आ रहे हैं, यानी ABCD के अक्षर दो किस में आ रहे हैं। तो आपका पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? 5x + 3y बराबर कितना देर का है? 7। पहला ऑप्शन ये देर का है। दूसरा ऑप्शन क्या देर का इसमें? दूसरा देर का है B 5x + 9 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन क्या देर का है आपके? C 6y + 7 बराबर क्या है? 0। फिर D क्या देर का है? इनमें से कोई नहीं। D क्या देर का है? इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? जिसमें दो ABCD के अक्षर आ रहे हैं वो दो चर वाला समीकरण है। दो ABCD अक्षर किस में आ रहे हैं? देखो पहले में ही आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y आ रहा है, दो चर आ रहे हैं। इसका मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा? इसका उत्तर भी क्या होगा? A होगा। क्या होगा? A होगा। ये दो चर वाला, इसमें केवल x ही है तो ये एक चर वाला समीकरण है, इसमें केवल y है तो ये केवल एक चर वाला समीकरण है। अपने को दो चर वाला पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 एक बिंदु दे रखा आपको, बिंदु -10,0 है। क्या दे रखा है? -10,0 कहां पर स्थित है ये अपने को पूछ रहा है। -10,0 स्थित है। अब ऑप्शन में दे रखा है आपको y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, x अक्ष की, फिर दे रखा है प्रथम पाद, फिर दे रखा है c में x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, और फिर दे रखा है तृतीय पाद। तो जो -10,0 है ये कहाँ आएगा? तो आपको ग्राफ बनाना आता है। आपने को पता है ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक तो होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। अब इधर क्या होता है? x डैश, इधर क्या होता है? y डैश होता है। जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वहां क्या होता है? मूल बिंदु होता है, और वहां पर x और y का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अब ये कह रहा है कि -10,0 कहां पर स्थित है। तो अपन पता है कि मूल बिंदु से इधर x की वैल्यू किस में आती है? प्लस में आती है। किस में आती है? 1 2 प्लस में आती है। और इधर x की वैल्यू किस में आती है? माइनस में, -1 -2 -3 -4 ऐसा बढ़ती है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y की वैल्यू प्लस में आती है और नीचे की तरफ y की वैल्यू क्या आती है? माइनस में आती है, -1 -2। तो अब ये कह रहा है कि बिंदु जो है -10,0, यानी अब बिंदु -10,0। ध्यान रखना जब भी कोई बिंदु लिखा हुआ होता है तो उसका पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, और जो दूसरा जो मान होता है वो किसका मान होता है? y का मान होता है। ठीक है, तो x का मान क्या दे रखा है? -10। क्या दे रखा है? -10। और y का मान क्या दे रखा है? 0। तो y का मान 0 मतलब यही रहेगा, x का मान -10, यानी इस लाइन पर बढ़ना अपने को। इधर अपन बढ़ेंगे तो मान लो यहाँ आ रहा -10, तो वो बिंदु कहां पर है? -10 मान लो यहाँ पर है। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि ये जो बिंदु -10,0 है किस पर है? x अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर है। किस पर है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? C होगा। इसका उत्तर क्या होगा? C, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर बिंदु -10,0 कहां पर होगा? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर होगा। कैसे होगा? जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समीकरण दे रखा आपने को कि यदि
x प्लस वाई, बिल्कुल सरल सा पेपर आया है आपके। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, k का हल है। x प्लस वाई बराबर k का हल 2,0 है। क्या है इसका हल, क्या दे रखा अपने को, 2,0 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान होगा, क्या कह रहा है, एक समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर k का हल 2,0 है। तो k का मान क्या होगा वो अपने को पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दे रखा है k का मान, आपके ऑप्शन में ये आ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है 2, फिर बी में क्या दे रखा आपको 3, सी में दे रखा आपको 0 और डी में क्या दे रखा है आपको, डी में दे रखा है -2। ठीक है, तो पहले अपन सरल करते हैं। समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर k है। अब इस समीकरण का हल क्या दे रखा अपने को, 2,0 दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया है बिंदु के अंदर जो पहला मान होता है वो x का होता है और जो बाद में मान होता है वो y का मान होता है। यानी इस समीकरण में x का मान कितना दे रखा अपने को 2 और y का मान कितना दे रखा है 0, ये दे रखा है। अब x के मान को यहां रखो, y के मान को यहां रखो और फिर इसको सरल करो। तो x समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर k। x की जगह कितना आएगा 2, y की जगह कितना आएगा 0 बराबर k। तो 2 प्लस 0 कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा वापस। तो k का मान कितना आ गया अपने 2 आ गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, क्योंकि इस समीकरण का उत्तर ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है, संख्या होती, ये अपने से पूछ रहा है। एक रेखा पर बिंदु की संख्या होती है। ए में दे रखा है आपको 2, ऑप्शन में क्या दे रखा है और देखो बी में दे रखा है आपको 3, सी में क्या दे रखा है आपको अनंत, सी में दे रखा है अनंत, सॉरी गलत लिख दिया, अनंत, और डी में दे रखा है आपको 0। डी में क्या दे रखा है, एक रेखा पर बिंदु की संख्या कितनी होती है ये अपने से पूछ रहा है। तो आप, ये रेखा है, ये क्या है, रेखा है। तो आपको पता है कि रेखा किससे बनती है, अनेक बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। ऐसे पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, आपस में जब ये पॉइंट आपस में मिलने रहते हैं तो इनसे क्या बनती है, एक रेखा बनती है इस तरह से। तो एक रेखा पर क्या होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अपन गिन नहीं सकते इतने बिंदु एक रेखा पर होते हैं। रेखा किससे बनी होती है, बहुत सारे बिंदु को मिलाने से बनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं या अनंत बिंदु होते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, न्यून कोण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, न्यून कोण का मान होता है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। फिर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए 90 डिग्री से कम, फिर बी 90 डिग्री, सी दे रखा है 180 डिग्री, डी दे रखा है 360 डिग्री। प्रश्न क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण का मान कितना होता है। तो अपन ने कोण के प्रकार पढ़ रखे हैं,
तो न्यून कोण किसको बोलते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसको अपन न्यून कोण कहते हैं। और जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको अपन अधिक कोण कहते हैं। तो अपने ऑप्शन में क्या, आपके प्रश्न क्या आ रहा है? न्यून कोण का मान, तो वो क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, बिल्कुल इजी जी प्रश्न है आपके। छोटी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं न्यून कोण वाला, ये अलग से है। और प्रश्न नंबर 7 हो गए, अब है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है? त्रिभुज के 3 अंत्य कोणों का योग होता है। त्रिभुज के 3 अंत्य कोणों का योग होता है, का योग होता है, ये अपने से पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? पहले में दे रखा है 90, बी में कितना दे रखा है? बी में दे रखा है 180, सी में क्या दे रखा है? 360, डी में दे रखा है 0 डिग्री। ठीक है, सब में डिग्री है यहाँ 93 डिग्री। तो त्रिभुज के 3 अंत्य कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के कोई से भी त्रिभुज ले लो आप, उनके अंत्य कोण मतलब अंदर की तरफ बने कोण को बोलते हैं। जैसे ये वाला कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये, इन तीनों कोण का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से नब्बे डिग्री, फिर है 70 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री है तो चौथा कोण क्या होगा? चौथा कोण होगा, ये अपने से पूछ रहा है। चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा अपने से पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ए 90 डिग्री, बी 95 डिग्री, सी 105 डिग्री और डी दे रखा है 120 डिग्री। तो चतुर्भुज आ रहा है, तो चतुर्भुज को अपन बोलते हैं, 4 भुजाओं से बंद आकृति को अपन चतुर्भुज बोलते हैं। मान लेते हैं ये चतुर्भुज है। तो अब इस चतुर्भुज के 3 कोण का योग तो अपने को दे रहे, 3 कोण तो दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और एक चौथा अपने से पूछ रहा है। तो अपन को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो क्या करते हैं अपन? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तीनों का चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। अब अपने को 3 कोण दे रखे हैं, पहला कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री, दूसरा कोण कितना दे रखा है? 75, और तीसरा भी कितना दे रखा है? 75, और उसका चौथा कोण पूछ रहा है, कोण 4 पूछ रहा है, 360 बराबर हो जाएगा। तो अपन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ो तो 75 और 75 कितने हो रहे हैं? 150, 150 और 90 कितने हो रहे हैं? 240। कितने हो रहे हैं ये टोटल? 240 हो रहे हैं। 5 5 10 जीरो देख लो, 7 7 14, 14 और एक बार वापस दे लो। 75 और 75 कितने हो रहे हैं? 150 हो रहे हैं। 150 में 90 जोड़ो
तो कितना आएगा 240 ही आएगा। ठीक है, 240 हो रहा है, प्लस कोण 4 बराबर क्या आएगा 360। अब 240 को उधर भेज दो तो कोण 4 क्या आएगा 360 प्लस का 240 इधर आएगा क्या आएगा माइनस 240। घटाओ तो 360 में से 240 आएगा कितना बचेगा 120। कितना बचेगा 120। और 120 किस में आ रहा है अपने ऑप्शन डी में आ रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा होगा डी सही होगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है। वृत्त की त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या क्या बोलते हैं अपन आर बोलते हैं, वे व्यास में संबंध होता है। व्यास में संबंध होता है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। तो त्रिज्या को तो अपन आर बोलते हैं, व्यास को क्या बोलते हैं अपन डी। तो आर और डी में संबंध पूछ रहा है। अब अपने को पता है किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या होती है व्यास की आधी होती है, या अपन इसका उल्टा बोल सकते हैं व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये अपन ने पढ़ रखा है कई बार। क्या पढ़ रखा अपने, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है। व्यास ये होता है 2 गुना त्रिज्या। तो व्यास को अपन डी बोल रहे हैं, त्रिज्या को अपन क्या बोल रहे हैं आर। ठीक है, अब ये 2 गुना डी बराबर 2r, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है ऐसा डी बराबर 2r। अपने को सीधे देखा आर बराबर दे रखा है, तो इस 2 को इधर भेज दो तो क्या जाएगा डी बटा 2। ये 2 गुणा में है, इधर इधर किस में जाएगा भाग में। तो आर बराबर क्या आ रहा है डी बटा 2। डी बटा 2 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो अपना सही हो जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन ए अपने को क्या दे रखा है आर बराबर डी बटा 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा ए, आर बराबर डी बटा 2 होगा। कैसे होगा जो मैंने आपको बता दिया है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डी बराबर अपन क्या लिखते हैं 2r। अब अपने को डी वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे आर को अकेला कर देंगे, इधर 2 है इसको इधर ले आओ तो ये इधर गुणा में है, इधर किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो डी बटा 2 हो जाएगा। तो यहां से आर का मान कितना आएगा डी बटा 2। तो डी बटा 2 जिस ऑप्शन में है वो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा ए होगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 खंड ए। तो 10 प्रश्न थे उसमें और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का था, ऑप्शन वाला था। तो इनके उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं और बिल्कुल इजी प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मतलब कि लेवल से हार्ड हो मुश्किल हो, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिलेबस से भी इजी है ये। अब अपन चलते हैं सेक्शन बी में, इस पेपर के सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या है, रिक्त स्थान भरिए खाली जगह भरिए। अपन सेक्शन बी है इसका, सेक्शन बी में सीधा सा प्रश्न अपने को हेडिंग डाल रखी है रिक्त स्थान भरिए खाली जगह भरनी है। रिक्त स्थान भरिए। अब इसके अंदर भी कितने प्रश्न है, इसके अंदर 11 से लेकर 18 तक प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है एक एक नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सीधी देर का आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और खाली जगह छोड़ रखी है ऐसे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। पहली सरसमिका दे रखी है अपने को, सीधा प्रश्न है ये भी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या बोल रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक।
मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न हर बार हर साल एग्जाम में पूछते हैं, और जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको याद दिलाते हैं बार बार कि मूल बिंदु के निर्देशांक वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अभी मैंने जब आपको पहले प्रश्न करवाया था तो ऐसे ग्राफ बनाया था और बताया था कि जहां x और y दोनों काटते हैं, वहां पर जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होते हैं? x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0,0। तो ऐसे नहीं लिखना है आंसर में आपको केवल कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। ऐसा लिखोगे तब भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। पूरा बिंदु बना के लिखना है ऐसे, बिंदु 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या है? 5x + 7y। क्या है? 5x + 7y बराबर 0। रिक्तस्थान चरों का समीकरण है। चरों का रैखिक समीकरण है। चरों का रैखिक समीकरण है। चरों का रैखिक समीकरण है। ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 या 3। देखो उत्तर भी साथ में बता रखा है कि ये 2 चरों का है, 3 चरों का है, वो यहाँ आपको भरना है। तो अभी अपने ऑप्शन में भी आया था ऐसा पहले प्रश्न कि ये कितने चरों का समीकरण है। तो चरों में इसमें ABCD कितने अक्षर आ रहे हैं? इसमें 2 अक्षर आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। इसका मतलब ये कितने चरों का समीकरण है? ये 2 चरों का रैखिक समीकरण है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? √8³ ऐसे दे रखा है, यानी 8 का घनमूल। क्या पूछ रहा अपने से? 8 पूछ रहा आगे का मान खाली जगह छोड़ रखी है √8 और ऐसे 3 लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? 8 का घनमूल, इसको घनमूल बोलते हैं। इस तरह से होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। तो ये जो है ये 8 का घनमूल कितना होता है वो पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि 8 किसका क्यूब होता है? 2 गुणा 2 का होता है, यानी 2 की घात 3 का मान क्या होता है? 8 होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। इसका मान कितना जाएगा? 2। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान। क्या पूछ रहा है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। प्रत्येक कोण का मान होता है। इस तरह दे रखा है। तो अभी अपन ने पढ़ा त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग पढ़ा था अपन ने पहले वाले प्रश्नों में। तो त्रिभुज का अंत्य कोण होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंत्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की यह विशेषता होती है कि उसका जो प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसके तीनों कोण का योग, तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 16 है समकोण का मान। समकोण का मान, इतने अच्छे और इजी प्रश्न पूछ रखे। देखो समकोण का मान रेखिस्तान होता है। अब समकोण किसे कहते हैं अपन, पहले अपने न्यून कोण आया था, अब समकोण पूछ रहा है। कोणों से खूब सारे प्रश्न आए इसमें इस बार। तो समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को। किसको? 90 डिग्री कोण क्या बोलते हैं अपन? समकोण बोलते हैं। समकोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ इसका उत्तर कितना आएगा? 90 डिग्री। समकोण का मान होता है 90 डिग्री। फिर प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं रिक्तस्थान होती है। वृत्त बनाओ पहले तो। ये रहा अपना वृत्त, सर्किल। अब इसकी सभी त्रिज्याएं, ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब दूसरी त्रिज्या मान लो ये रही, तीसरी ये। तो एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं अपन खींच सकते हैं इसे अलग अलग। तो सभी त्रिज्याएं क्या होती है? एक वृत्त की बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। उत्तर क्या आएगा? बराबर आएगा इसका उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या पूछ रहा है? वृत्त की सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किस स्थान होती है? तो ये रहा अपना वृत्त। जीवा किसको बोलते हैं? ये वृत्त का केंद्र, परिधि को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन? जीवा बोलते हैं। जैसे त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है। तो फिर जीवा क्या होती है? जीवा क्या होती है? परिधि के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो यहाँ से कोई रेखा खींच रहे हैं, तो ये वापस यहाँ मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी जीवा कहलाएगी, ठीक है। फिर या फिर यहाँ मान लो यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये अगले छोर पे जहाँ मिल रही है, ये इसकी जीवा के लिए। यानी जीवा परिधि को 2 बार छूती है। त्रिज्या क्या करती है? केंद्र से निकलती है और परिधि तक जाती है सिर्फ। तो ये कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? तो आप देखो सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरेगी? इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, इसके केंद्र से होकर जाएगी। तो ये रहा यहां से, ये इसका केंद्र है, तो ये इसकी सबसे बड़ी जीवा हो गई। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? अब ये जो केंद्र से जो रेखा गुजर रही है ना, इसको अपन व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। अभी अपन ने पहले पढ़ा था व्यास, ये यहां से यहाँ तक त्रिज्या है, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास होगी। क्या होगी? व्यास। इसका उत्तर कितना आएगा? व्यास आएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक। ये भी एक एक नंबर के थे। सेक्शन 6 में, सेक्शन बी में ये अपने इतने क्वेश्चन थे, ये अपन ने कवर कर लिए हैं। तो अब है रहा सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी अब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। सेक्शन ए और बी ये आपको मैंने इस वीडियो के अंदर समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको आराम से हल कर सकते हैं और अपने उत्तर का पता लगा सकते हैं कि आपने क्या लिखा, क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे? इस सेक्शन सी की क्लास लेंगे और सेक्शन डी की क्लास लेंगे। पहले हम अपन सेक्शन सी की करेंगे। तब तक लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।